नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर पर। आओ ज्योतिष सीखे की श्रृंखला में हम आज आपके लिए लेकर आए हैं एक जन्म कुंडली का विश्लेषण। बर्थ चार्ट हम एनालिसिस करेंगे जो कि एक लव मैरिज की और वो भी अंतर जातीय विवाह की जन्म पत्रिका है। देखेंगे उसमें कौन कौन सी स्थितियां रहीं, क्या हुआ, कैसा कैसे हुआ, किन ग्रहों से क्या कंडीशंस उनके वैवाहिक जीवन में रहीं और कैसे यह एक जो प्रेम विवाह है वो भी अंतर जातीय प्रेम विवाह है वो कैसे संपन्न हुआ उसकी चर्चा रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं और आप भी सीखिए कि कैसे जन्म कुंडली का विश्लेषण किया जाता है। हमारे सामने यह एक जन्म पत्रिका है जिसकी मैं डिटेल्स आपको अभी देता हूँ। जो डिटेल्स आपके सामने है, हम किसी का यहाँ पर नाम नहीं लेते हैं। तो 29 मार्च 1970 का समय दिनांक है, टाइम है 13:04 मतलब दोपहर का समय, स्थान पुणे। पुरुष की यह कुंडली है। पंचांग को भी हम थोड़ा सा देख लेंगे। ज्येष्ठा नक्षत्र के चौथे चरण में इनका जन्म हुआ है। सप्तमी कृष्ण पक्ष इनकी रही है। चलिए अब हम ग्रहों की स्थिति देख सकते हैं। बुध अस्त हैं और बृहस्पति वक्री अवस्था में है। स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, बृहस्पति वक्री अवस्था में है। यहाँ से भी हमें ये मिल जाता है, वक्री अवस्था में है और अपने शत्रु शुक्र के घर में है। वहीं बुध मीन राशि में है जो कि बृहस्पति का घर है। अब हम आते हैं, बहन की नवमांश कुंडली है जिसमें इनके सप्तम नवमांश का जो सप्तम भाव है उसमें वृश्चिक राशि का उदय हुआ है, मंगल की राशि है। और शुक्र नवमांश के जो लग्नेश होते हैं, शुक्र की जो नवमांश है वृषभ नवमांश में जन्म हुआ है। अब हम लग्न चार्ट पर थोड़ा सा देख लेते हैं। लग्न चार्ट को हम देखेंगे तो 26 डिग्री 29 मिनट की लग्न है और मिथुन लग्न में इनका जन्म हुआ है। सप्तम भाव में धनु राशि आती है, गुरु बृहस्पति की राशि है। अब यहाँ से हम जो स्थिति हैं, हम उन स्थितियों का विश्लेषण करेंगे। ये जो जन्म कुंडली आप देख रहे हो, इस जातक ने अपनी स्वेच्छा से प्रेम विवाह किया है। अब प्रेम विवाह किया है तो क्या प्रेम विवाह के योग उपस्थित हैं? देखिए, मैं जब भी प्रेम विवाह की बात आती है तो सबसे पहले यदि आपसे कोई प्रश्न करे प्रेम विवाह होगा या नहीं होगा, पहली कंडीशन देखिए कि पंचम भाव फिफ्थ हाउस का सेवेंथ हाउस से कहीं कोई रिलेशन है। यदि संबंध है तो कंडीशंस बनती हैं। कैसे? देखिए, यहाँ पर राशि है धनु। धनु के स्वामी होते हैं गुरु बृहस्पति। गुरु बृहस्पति और गुरु बृहस्पति कहाँ बैठ गए जाकर? वो पंचम भाव में बैठ गए, शुक्र के घर में। वक्री होकर शुक्र के घर में बैठ चुके हैं। और पंचम भाव किसका होता है? लव का होता है, प्यार का होता है, प्रेम का होता है। ठीक है। आओ ऊपर से हम, क्योंकि जातक की जन्म कुंडली है तो शुक्र की स्थिति देखेंगे। शुक्र कहाँ पर है आप देखिए, शुक्र यहाँ पर बैठे हुए हैं जो कि पंचमेश है। पंचमेश के साथ में सप्तमेश की दृष्टि युति भी बन गई। देखिए यहाँ से देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 7 मंगल को भी देख रहे हैं। मंगल एकादेश है और उनके साथ में शुक्र बैठे हुए हैं। शुक्र बैठे हुए हैं। अब यहां आप देखोगे शुक्र मंगल और शनि, शुक्र मंगल और शनि। फिर मैं एक कंडीशन और दिखा देता हूं आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गुरु के ऊपर राहु की दृष्टि। अब ये गुरु हैं कौन? सप्तम भाव के अधिपति। सप्तमेश के ऊपर राहु की दृष्टि। ये कुछ कंडीशंस हैं जो हमें देखनी आवश्यक हैं। फिर केतु को देखिए, 1 2 3 4 5 सप्तम भाव को केतु देखते हैं। तो सप्तम भाव को केतु ने पीड़ित किया, सप्तमेश को राहु ने पीड़ित किया, शनि ने पीड़ित किया,
ठीक है, स्वयं वक्री है। मंगल की इनके ऊपर दृष्टि, और मंगल शुक्र की जब भी युति होती है तो यह है आवेश की तरफ लेकर जाते हैं। जन्म कुंडली में जब सप्तमेश और शुक्र पर राहु की या शनि की दृष्टि पड़े या युति हो जाए, सप्तमेश और नवमेश की अगर युति बन जाए, सप्तमेश की या नवमेश की युति बन जाए, अब दृष्टि युति हो सकती है, पंचमेश और नवेश के मध्य में संबंध हो जाए, तो ऐसे कुछ ये योग हैं जो हमें दर्शा देते हैं, हमें बता देते हैं कि इस जातक का अथवा जातिका का जो प्रेम विवाह है वह प्रेम विवाह संपन्न होगा, या वह जातक अथवा जातिका अपनी स्वेच्छा से विवाह करेगा, स्वेच्छा से अपनी इच्छा से विवाह करेगा। मैंने आपको यहाँ पर वो जो कंडीशंस बताई हैं, जो स्थितियाँ बताई हैं, वह आप यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे। जैसे कि अभी नवमेश होते हैं शनि और सप्तमेश होते हैं यहाँ पर गुरु बृहस्पति। अब आप देखिए शनि कहाँ बैठे हुए हैं, एकादश भाव में। अब शनि का गुरु के साथ में क्या हो गया, दृष्टि संबंध हो गया, युति हो गई, दृष्टि युति हो गई। ठीक है, एक सूत्र हमारा। दूसरा सूत्र हमारा कि पंचमेश और सप्तमेश की युति बन जाए या दृष्टि संबंध बन जाए, तो वह भी बन रहा है। फिर सप्तमेश के साथ में राहु का देखिए, सप्तमेश के साथ में राहु की दृष्टि युति बन गई। 1 2 3 4 5 सप्तमेश देख रहे हैं राहु को, नवम भाव में बैठे राहु को, और राहु देख रहे हैं सप्तमेश गुरु को पंचम भाव में। तो जब यह स्थिति बन जाए, अब राहु शनि से भी बन जाती है। शुक्र के साथ में देखें तो शुक्र के साथ में शनि बैठे हुए हैं, शनि बैठे हैं, राहु बैठे हैं, ये दोनों ही अंतर्जातीय विवाह की स्थितियां उत्पन्न कर देते हैं। ये प्रेम विवाह की स्थितियां उत्पन्न कर देते हैं। राहु के प्रभाव से अंतर्जातीय विवाह की भी इच्छा हो जाती है। तो यहाँ पर हम स्पष्ट रूप से समझ पा रहे हैं कि ये जो सभी योग हैं ये स्पष्ट कर रहे हैं, जो भी उपस्थित हैं, कि इस जातक का प्रेम विवाह होगा। अब इसके अतिरिक्त अगर हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो सप्तम भाव है उसमें धनु राशि है। धनु राशि बृहस्पति की राशि है, बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि है, बड़ी शुभ राशि आती है, और इस पर किसी भी प्रकार की कोई शुभ या अशुभ युति या दृष्टि का प्रभाव नहीं होता। देखिए, सप्तमेश बृहस्पति पंचम भाव में, एकादश भाव में बैठे मंगल शनि और राहु की क्रूर दृष्टि में है। ठीक है, फिर भी बृहस्पति पर शुक्र की शुभ दृष्टि भी है। और बृहस्पति कौन है, विवाह के कारक हैं। जो शुक्र हैं पुरुष की कुंडली में विवाह के कारक होते हैं, बृहस्पति सप्तमेश है, तो विवाह के कारक शुक्र भी कहां से हैं, शत्रु की राशि में है। शत्रु कौन है, मंगल है इनके, मंगल की राशि में, और शनि के साथ है। यहां देखिए, यहां जहां कर्सर है आप देख पा रहे होंगे। और अगर देखें तो केतु की नवम दृष्टि जाती है। देखिए कैसे जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नवम दृष्टि से पीड़ित हो जाते हैं शुक्र, केतु की नवम दृष्टि से। तो विवाह कारक शुक्र भी आप देख रहे हो कि ये पीड़ित हो रहे हैं। फिर भी शुक्र पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि है। अतः हम देख पा रहे हैं कि जो सप्तम भाव सप्तमेश सामान्य बल युक्त है, और विवाह के सही समय पर संपन्न होने के ये पूरे संकेत भी हैं, क्योंकि शुभ दृष्टि यहां पर आ चुकी है। फिर देखें हम जो चंद्रमा है, चंद्र कुंडली से देखते हैं यही कंडीशन। तो चंद्र कुंडली से अब जब आप देखोगे तो सप्तमेश यहां बन जाए, वृषभ राशि आएगी, और सप्तमेश बन जाएंगे शुक्र। और शुक्र कहां पर बैठे हुए हैं, शुक्र अपनी जो राशि है वृषभ राशि, उससे द्वादश भाव अगर हम रोटेट करेंगे तो जहां द्वादश भाव बन गया, ये मेष राशि द्वादश भाव हो गया वृषभ राशि से, जो कि छठा स्थान है। उसमें मंगल शनि, और मंगल के साथ में और शनि के साथ में बैठे हुए हैं। अब देखिए जो कुटुंब भाव है, कुटुंब भाव है दूसरा स्थान चंद्रमा से, तो वहां पर पापी और कलहकारक मंगल जो हैं वो
सृष्टेश हो गए। अब मंगल यहाँ पर सृष्टेश हो गए, मंगल की दृष्टि पड़ रही है, मंगल की अशुभ दृष्टि आप देख पा रहे होगे। ठीक है, मंगल की दृष्टि यहाँ पर हमें दिख रही है। तो मंगल की दृष्टि पड़ रही है। मंगल की कौन कौन सी होती हैं? चौथी, सातवीं और आठवीं, ये 3 दृष्टियां होती हैं। तो मंगल की लग्न पर दृष्टि जा रही है, चंद्रमा को देख रहे हैं, मंगल चंद्रमा पर अशुभ दृष्टि डाल रहे हैं। तो जो मंगल होते हैं, अब वो पापी मंगल हैं, तो क्या करेंगे? वो रिश्तों में कड़वाहट लेकर आएंगे, उनमें कहीं ना कहीं समस्याएं उत्पन्न करेंगे। तो मंगल की यह स्थिति हमें स्पष्ट दिख रही है, जो रिश्तों में कलह समस्याएं ये बनाए रखेंगे, पैदा करते रहेंगे। अब हम देखें कि सूर्य की कंडीशन क्या है। तो सूर्य कहाँ बैठे हुए हैं? यहाँ अब चंद्र कुंडली से पंचम भाव में सूर्य बैठे हुए हैं बुध के साथ में। देखिए, जब इस जातक की सूर्य की महादशा चली, दशाओं में देख लीजिए आप, एक बार मैं दशाएं और दिखा देता हूं आपको। यहां देखिए, सूर्य की जब महादशा चली और उसमें जब राहु का अंतर चला, सूर्य की महादशा में जब राहु का अंतर शुरू ही हुआ था, तो परिवार के जो विरोध हुआ परिवार में, अब विरोध तो होगा ही, उसके बाद भी इस जातक ने अंतर जातीय प्रेम विवाह किया। तो अंतर जातीय प्रेम विवाह किया, और अब यहां पर देखें जो अक्टूबर के आसपास की ये घटना हुई, और उसके बाद में अगर हम देखें, यहां स्पष्ट रूप से अगर आप देख पा रहे होगे तो सूर्य की महादशा है, और सूर्य की महादशा में राहु की अंतर्दशा, क्योंकि राहु की दृष्टि पंचम भाव पर सप्तमेश को पीड़ित कर रही है। इस आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि पंचम का यहां पर प्रभाव रहेगा, क्योंकि पंचम भाव को देख रही, तो अंतर जातीय विवाह राहु के कारण ऐसी स्थिति बनती है। चंद्र कुंडली से पंचम भाव में हम देखें तो सूर्य की स्थिति बनती है। तो सूर्य की महादशा और राहु की अंतर्दशा में यह स्थिति संपन्न हुई अक्टूबर के महीने में। अब सूर्य की महादशा में आगे हम बढ़ेंगे तो देखिए, यहां पर देखें राहु की तो ये चली, इसके बाद में सूर्य की में जो बैक आएंगे, सूर्य में चले गुरु बृहस्पति। तो सूर्य की महादशा में गुरु का अंतर, और चंद्रमा की अंतर्दशा के दौरान गुरु का अंतर हुआ और चंद्रमा का अंतर हुआ। अब गुरु सप्तमेश से पंचम भाव में बैठे हुए हैं, तो अब गुरु के यहाँ पर बैठने से चंद्र कुंडली में हम देखेंगे तो चंद्रमा कहाँ बैठे हुए हैं? चंद्रमा वृषभ राशि में बैठे हुए हैं। अब देखिए, फिर से हम बढ़ेंगे यहाँ। अब देखिए, यहाँ पर देखिए चंद्रमा कहाँ बैठे हुए हैं इनके। देखिए चंद्रमा को, देखिए आप 2 नंबर पे बैठे हुए हैं चंद्रमा। ठीक है, 2 नंबर राशि सप्तम आ रही थी, चंद्रमा कहाँ बैठे हुए हैं आप देखिए। चंद्रमा शनि, मंगल, बुध, सूर्य और चंद्रमा, देखिए ये रहे चंद्रमा, वृश्चिक राशि में इनके चंद्रमा बैठे हुए थे, जो 6th हाउस था। अब चंद्रमा है किस भाव के अधिपति? तो चंद्रमा इनकी जन्म कुंडली में अगर देख पाए हम तो कुटुंब भाव के अधिपति हैं। तो गुरु बृहस्पति सप्तम भाव के और चंद्रमा हो गए कुटुंब भाव के। अब चंद्रमा की और बृहस्पति की जब भी अंतर्दशा आई सूर्य की स्थिति में, क्योंकि चंद्र कुंडली पे हम देखें, मून को देखेंगे तो यहाँ पर हमें स्पष्ट होगा कि चंद्रमा भाग्य भाव के अधिपति भी हैं, भाग्येश भी हैं, और साथ ही साथ गुरु हम देखें तो गुरु यहाँ गुरु बृहस्पति यहाँ से कुटुंब भाव के अधिपति भी होते हैं। सूर्य को देखें तो सूर्य 10वें भाव के अधिपति होते हैं। अब चंद्र कुंडली से जो देखें कि यह केंद्र और त्रिकोण का योग बना है, अच्छा शुभ योग है सूर्य की स्थिति से। तो यहाँ जब सूर्य की महादशा चली, गुरु की अंतर्दशा चली, गुरु बृहस्पति की अंतर्दशा चली, 1 2 3 4 5,
यहाँ राहु के ऊपर गुरु की दृष्टि है। तो यहाँ जब अंतर्दशा चली गुरु की, राहु की सूर्य की महादशा और राहु की अंतर्दशा में विवाह संपन्न हुआ। और जब सूर्य में ही गुरु बृहस्पति का अंतर चला और जब सूर्य में ही चंद्रमा का अंतर चला, तब इन्हें संतान भाव की, क्योंकि यहाँ पर अगर चंद्र कुंडली से देखें तो गुरु कौन होते हैं, यहाँ पंचमेश बन जाते हैं। तो इस कंडीशन में यह गुरु, और वहाँ अगर हम लग्न कुंडली से देखें तो ये पंचम भाव में विराजित हैं। ठीक है, पंचम भाव में विराजित हैं, तो गुरु की कहीं ना कहीं पंचम से संबंध बन रहा है और इस आधार पर ये संतान कारक होते हैं। तो जब गुरु की अंतर्दशा चली सूर्य की महादशा में, गुरु का जब अंतर चला, तो उस स्थिति में इनके संतान उत्पन्न हुई। अब यहाँ पर हमें एक स्थिति थोड़ी सी खराब दिखेगी, वो देखना आप ध्यान से, कि लग्न कुंडली में दूसरा भाव है कुटुंब का। अब कुटुंब भाव का स्वामी त्रिक भाव में चला गया। कहने का अर्थ है चंद्रमा कुटुंब भाव के स्वामी होकर कहाँ बैठे हुए हैं, यह बैठे हुए हैं छठे भाव में। तो जब इनके ऊपर चंद्रमा की अंतर्दशा प्रारंभ हुई तो इन दोनों के बीच के जो संबंध हैं, उन संबंधों में खटास आनी शुरू हो गई, लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, क्योंकि चंद्रमा एक तो वृश्चिक राशि में नीच हो गए, कुटुंब भाव का स्वामी नीच हो गया, तो वह अपनी जब अंतर्दशा आई तो उसने यह प्रभाव दिखाने प्रारंभ कर दिए। आगे और स्थिति हम देखेंगे। यहाँ हम देखें तो 1 2 3 4 जो मंगल हैं वह कुटुंब भाव को पीड़ित कर रहे हैं, 5 6 7 8, और उनकी अष्टम दृष्टि चंद्रमा के ऊपर भी जा रही है, जिससे चंद्रमा और ज़्यादा पीड़ित हो गए। तो यहाँ पर चंद्रमा की कंडीशन बहुत खराब होती हमें दिख रही है। कुटुंब भाव के अधिपति की पहले नीच हुए, ऊपर से मंगल की दृष्टि ने और पीड़ित उनको कर दिया। तो चंद्रमा अपनी दशा में, अंतर्दशा में बहुत खराब प्रभाव दिखाने वाले हैं। तो उन्होंने किया क्या, जब चंद्रमा की अंतर्दशा आई तो उस अंतर्दशा ने उन दोनों के बीच में जो रिलेशन थे उनके, उन रिलेशन के बीच में जो मेंटल स्ट्रेस लाना शुरू कर दिया, तनाव लाना शुरू कर दिया, दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े होने शुरू हो गए। अब आगे हम देखें और अंतर्दशा का, तो यहाँ पर मंगल और चंद्रमा ये दो ग्रह जो हमें दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ छठे भाव के अधिपति हो गए मंगल, और यहाँ जो चंद्रमा है वह चंद्रमा भी पीड़ित हैं, ये भी 6th हाउस में। अब ये दोनों पीड़ित हो, मतलब मंगल तो पृथककारी ग्रह है ही, चंद्रमा को भी उसने अपने जैसा, देखिए चंद्रमा क्या है, चंद्रमा जल है, जैसे जल में आप जैसा रंग मिला दोगे वैसा ही हो जाएगा। तो चंद्रमा को जब मंगल का प्रभाव मिला तो वह मंगल के जैसा ही उसमें गुण आ गया। और यहाँ पर और अन्य कोई हमें शुभ दृष्टि दिख नहीं रही, किसी भी अन्य ग्रह की, शुभ ग्रह की कोई दृष्टि होती तो यहाँ हो सकता था कि यहाँ पर ये चंद्रमा सही रहे हो जाते, लेकिन ये चंद्रमा अब पृथककारी हो चुके हैं, और यही मंगल भी पृथककारी तो है ही, वो तो ऑलरेडी हैं, लेकिन चंद्रमा को भी यह पावर मिल चुकी है कि वो नेगेटिव ही करेंगे, वो हम अलग करने का काम ही करेंगे, कुटुंब को तोड़ने का ही काम करेंगे। यहाँ पर यह हमें स्पष्ट हो गया है। आगे हम देखें तो जो पत्नी का, एक जातक की जन्म कुंडली में उसके पत्नी का कारक ग्रह होता है वह होता है शुक्र। अब शुक्र इस कुंडली में देखें तो 12th, देखिए लग्न के आधार पर देखें तो लग्नेश से 12th यानी कि 12वां भाव हो गया, द्वादश वृषभ राशि बनती है, तो वृषभ राशि शुक्र की है, और शुक्र इस आधार पर 12th हाउस के लॉर्ड हो गए, त्रिक भाव के हो गए, और वह 12वें भाव से 12वें भाव में यानी कि एकादश भाव में बैठे हुए हैं। तो अब 12वें से 12वें में का अर्थ हो गया कि ये शत्रु क्षेत्री होकर अब शत्रु क्षेत्र में आ गए, क्योंकि मंगल के घर में है, और मंगल के साथ और शनि के साथ भी हैं। देखिए जो मंगल और शनि हैं ये पत्नी से अलगाव पैदा कराने वाले हैं, और उन दोनों के मध्य में कौन आ गए हैं, उन दोनों के मध्य में जो शुक्र हैं, तो शुक्र भी पीड़ित हो रहे हैं। तो इन दोनों के मध्य में अविश्वास का वातावरण पैदा होगा। अब हम सप्तम भाव पर देखें तो सप्तम भाव पर अगर हम देखेंगे तो जो सप्तम भाव है उस पर तृतीयेश और क्रूर मंगल की, तृतीयेश कौन है, तृतीयेश हो गए यहाँ पर जो सूर्य हैं, तृतीयेश और क्रूर जो सूर्य हैं,
तृतीय और क्रूर सूर्य का ये केंद्रीय प्रभाव माना जाए, केंद्र पर प्रभाव है उनका, तो ये केंद्रीय प्रभाव के अंतर्गत आ जाएंगे। यहाँ केंद्रीय प्रभाव है सप्तम भाव पर किसका? तृतीय का और क्रूर सूर्य का। ये सूर्य जो है तृतीय से और केंद्र में आ चुके हैं, तो इनके प्रभाव से भी, ये केंद्रीय प्रभाव होने के कारण, क्योंकि अगर हम चंद्र कुंडली से देखें तो ये पंचम भाव पर जाते हैं और यहाँ से देखें तो ये केंद्र में बैठे हैं, तो ये केंद्रीय प्रभाव है। सूर्य भी क्या करते हैं? पति और पत्नी के मध्य के जो संबंध होते हैं उन संबंधों को बिगाड़ते हैं। अतः प्रतिकूल ग्रह दशा यहाँ पर हमें दिख रहे हैं और यह ग्रस्त जीवन में एक नाटकीय बदलाव लेकर आते हैं। सूर्य के कारण ही, सूर्य की दशा में ही उनका विवाह हुआ, सूर्य की दशा में ही उनके बीच उनकी संतान हुई, सूर्य की दशा में ही उनके क्योंकि केंद्र का पूरा कंट्रोलिंग इन्होंने कर लिया है, तो उनके जो सूर्य की महादशा और चंद्र की अंतरदशा में उनके जो परिवार है उसमें कलह होना प्रारंभ हुआ। देखिए, अगर हम देखें तो यहाँ पर तो आप अगर इसको देख पा रहे हो, यहाँ सप्तम भाव से अगर हम स्थिति का और अवलोकन करें तो यहाँ धनु राशि आती है सप्तम भाव में। इस जन्म कुंडली में हमें शनि की स्थिति भी अच्छी नहीं दिख रही। शनि किसके? मेष राशि में नीच के होकर बैठे हुए हैं और नीच के होकर वह गुरु को भी देख रहे हैं। यहाँ पर उनकी 7वीं दृष्टि 1, 2, 3 लग्न पर भी उनकी दृष्टि जा रही है, जो नीच दृष्टि है उनकी, और यहाँ पर भी वह देख रहे हैं, अपने से सप्तम भाव को देख रहे हैं, और 7, 8, 9, 10 और यह अष्टम भाव को भी देख रहे हैं। तो यहाँ जो शनि है, जब शनि की दशा आदि चलेगी तो वह भी समस्या उत्पन्न इनको करेगी। तो ऐसा ही उस काल में हुआ। तो शनि है, तो शनि का संबंध किससे हो गया? भाग्य से। भाग्येश भी नीच हो गए। तो जब ये नीच हो गए तो इस समय काल में इनको इससे संबंधित समस्याएं, इनकी जो इनको धोखे मिले और इनकी जो वाइफ है, जो पत्नी है, उसने इनको छोड़ दिया। तो यहाँ यह स्थितियां हमने देखी कि कैसे कैसे घटनाक्रम हुए और कैसे कैसे वो घटनाक्रम बदलते चले, कैसे क्या स्थितियां बनी और क्या हुआ। इस आधार पर हमने ये पूरा देखा। यहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा जो स्पष्ट हुआ कि जो चंद्रमा है वह चंद्रमा कंडीशन उनकी खराब है, शनि है, शनि की कंडीशन खराब है, मंगल है, मंगल तो पृथककारी हैं। तो ये अपनी स्थिति काल में ये सभी ग्रह कहीं ना कहीं पीड़ा देने वाले रहे हैं और इन्होंने इनके जीवन को बदहाल भी किया है। तो यदि हम देखें कि जो ग्रह पीड़ित कर रहे हैं, यदि इनके यह उपाय करते तो यहाँ पर इनको जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं से बचाव मिलता। जैसे कि इनको सूर्य का उपाय करना था, जैसे कि इनको चंद्रमा से संबंधित उपाय करने थे, चंद्रमा की वस्तुओं का दान करना था, चंद्रमा से संबंधित मंत्र जाप आदि शांति पाठ कराने थे जब चंद्रमा की दशा चली। जैसे कि इनको मंगल से संबंधित दान आदि करने थे, ताकि देखिए अब हम यहाँ पर स्पष्ट रूप से समझ पा रहे हैं कि जो ग्रह आपके संबंधों को पीड़ित करते हैं, आप उनकी शांति कराइए, उनके दान कराइए और उस दशा अंतरदशा का विश्लेषण कीजिए कि किस दशा अंतरदशा में क्या स्थिति बन रही है, ताकि आपके जीवन में भी ये जो खराब घटनाक्रम है ये न आ सकें। चलिए, इस जन्म कुंडली के विश्लेषण में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई जन्म कुंडली के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।